भीतर से तालियों की ध्वनियों के साथ आरोह में उपस्थित मंचासीन बिहार विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार, बाएं से विभागीय वरीय सदस्य प्रोफेसर वीरेंद्रनाथ मिश्र, प्रोफेसर त्रिविक्रम नारायण सिंह, संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार राय, हिंदी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुधा कुमारी, और सबसे खास और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति, साथ ही वीर कुंवर सिंह आरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत कम समय में हम इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे, इसलिए माननीय कुलपति जी से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सरस्वती की प्रतिमा पर सरस्वती वंदना के लिए दीप प्रज्वलन के साथ ही सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं ओंकार नाथ मिश्र और सुजीत कुमार दुबे। आप हमारे विभाग के शोध छात्र हैं।
महारानी मेरे कंठ बसो किस तरह से नमन
क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अभी आपने देखा कि माननीय कुलपति जी ने शिलापट का ये किया, उसके बाद पुष्प वाटिका का उद्घाटन किया गया और फिर सरस्वती सभागार का उद्घाटन माननीय कुलपति जी ने किया। माननीय कुलपति जी ने सरस्वती माता दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण किया सरस्वती माता की प्रतिमा पर। इस तरह स्वागत गान के बाद हमारे हिंदी विभाग की एक परंपरा रही है और उस परंपरा के अनुकूल हम अपने घर में आगत अतिथियों का, हालांकि हमारे गीत जो हैं वो हमारे अग्रज हैं, हमारे मुखिया हैं, वो अतिथि तो नहीं है लेकिन फिर भी हम उनका सम्मान करेंगे। सम्मान के लिए मैं हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुधा कुमारी मैम से आग्रह करता हूँ कि बुके और बुक के साथ माननीय कुलपति जी का सम्मान करें। बुके और बुक के साथ सम्मान साथ में बुक सील है, लेकिन राज इसका मैं खोल दे रहा हूँ। ये संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक है। माननीय संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार राय सर से आग्रह है कि अंग वस्त्र के साथ माननीय कुलपति जी का स्वागत करें। माननीय कुलपति प्रोफेसर जी का सम्मान और स्वागत। इसी कड़ी में प्रोफेसर त्रिविक्रम नारायण सिंह सर से आग्रह है कि हमारे संकाय अध्यक्ष, वैसे तो हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं लेकिन अभी हमारे संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी का बुके और सम्मान के रूप में हम लोग सम्मान कर रहे हैं माननीय संकाय अध्यक्ष महोदय का। और माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार जो हमारे मित्र हैं और हमारे हिस्से आ गए हैं, मुझे ही इनको बुक और शॉल प्रदान करना है। कुल सचिव डॉक्टर प्रोफेसर संजय कुमार। बस बहुत जल्द हम करीब पहुंचने वाले हैं। स्वागत और विषय प्रवेश के लिए मैं विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर सुधा कुमारी मैम से आग्रह करता हूँ कि मंच पर आएं और विषय प्रवेश सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती की प्रशंसा करते हुए सरस्वती सभागार में आए हुए हमारे माननीय कुलपति और उद्घाटनकर्ता इस कार्यक्रम के जो हैं वो हमारे बीच उपस्थित हैं। आज पहली बार हमारे हिंदी परिवार में आए हैं। मैं इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित हैं हमारे
हमारे कुल सचिव, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार जी, हमारे संकाय अध्यक्ष और अग्रज प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार राय जी, और प्राचार्य सह हमारे विभागीय प्रोफेसर त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, और हमारे सभी विभागीय शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, जिनका नाम अगर मैं गिनाने लगूँ तो मेरे पास, मुझे लगता है कि हमारे हिंदी परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो और विभागों से सबसे ज़्यादा। तो मैं सबका अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र जी, डॉक्टर सुशांत कुमार, डॉक्टर उज्ज्वल कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर साक्षी सालनी, डॉक्टर संध्या मैडम और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे छात्र और छात्राएं जो अभी तक इंतजार के रूप में मौजूद है कि अपने कुलपति को देखने के लिए, और उनका यह इंतजार खत्म हुआ इतनी जल्दी। तो हमारे कुलपति से मेरा ये नम्र निवेदन है कि वो हमें माफ कर देंगे, क्योंकि उनके इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हम लोगों ने कुछ पल उनके चुरा लिए हैं। तो फिर भी देर आए दुरुस्त, आज हम लोगों का कार्यक्रम उन्होंने सफल बनाने में हमारी मदद की है, हमें आशीर्वाद दिया है और इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो मैं इनके सम्मान में कुछ पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ। आप देखें कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम में एक ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी तो यूं लगा, आप आए श्रीमान जी तो यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। तो धन्यवाद और अभिनंदन वंदन के साथ नमन करते हुए कुलपति जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आकर हम अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमारे विभाग के गौरव को गौरवान्वित किया है और आगे भी अपना आशीर्वाद देंगे। तो दूसरे जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर संजय कुमार जी, मैं इनके लिए भी दो पंक्तियां कह दूं, अन्यथा वो नाराज हो सकते हैं। दो पंक्तियां उन्हें भी निवेदित हैं कि दिल का सुकून मिलता है, दिल का सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल का सुकून मिलता है मुस्कुराने से, सभा में रौनक आ गई श्रीमान आपके आने आने से। और भी जितने विद्वान हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे भ्राता हैं, अग्रज हैं, वो सभी हिंदी के जाने माने विद्वान भी हैं और पहले सत्र में बहुत सारे विद्वान लोगों ने अपना विद्वत व्याख्यान देने की कोशिश की थी, लेकिन बारिश में लगा दिया तो नहीं हो पाया। फिर भी मैंने उन लोगों के सारे जो अभी हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ फैन लगे हुए हैं सुबह से शाम तक अभी तक, उनके लिए मैं दो पंक्तियां कहकर मैं आगे चलूंगी कि ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिन गिन कर बनाए हैं, ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिन गिन कर बनाए हैं। उन रत्नों में से हम सबसे कीमती रत्न आज हमारे बीच आए हैं, जो कुलपति और भ्राता अग्रज और त्रिविक्रम जी और सारे सहयोगी विभागियों के साथ हमारे पास मौजूद है। और समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सरस्वती गान प्रस्तुत करने वाले ओंकार जी और उनके मित्र सहयोगीगण, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और हमारे मंच संचालन कर रहे हैं हमारे डॉक्टर प्रोफेसर कल्याण कुमार झा जी, इन्होंने भी इतने लंबे समय तक इंतजार किया और इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। तो यह इंतजार का फल मीठा होता है, यह मीठा फल हम सब लोगों के बीच में है। अब दिनकर जयंती के नाम पर तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। 23 सितंबर 1908 में उनका जन्म हुआ था, जो आज के दिन है। तो जयंती तो होती ही रहती है, हर साल होती है, और आज 23 है तो 8 से अगर हम जोड़ें तो 115वीं जयंती उनकी होती है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को दिनकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और दिनकर साहित्य की समझ सबको हो, आप सब में ऐसी चेतना जागृत हो कि आप सब लोग दिनकर साहित्य को समझ सकें, उसको उतार सकें और उसको समझने की चेष्टा कर सकें, तभी हम दिनकर साहित्य को समझ पाएंगे। दिनकर ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, लेकिन उन सभी रचनाओं का अवगाहन इतने आसानी से नहीं हो सकता है। उनका जो नाम है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। तो मैं एकदम संक्षेप में आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे कुलपति महोदय को और भी कहीं जाना है, इतना समय उन्होंने दिया बहुत दिया। तो वो जो दिनकर की 7 रश्मियां होती हैं, अगर हम विज्ञान की दृष्टि से भी देखेंगे तो दिनकर का अर्थ सूरज होता है, और सूरज में भी 7 रश्मियां होती हैं।
और 7 प्रकार की जो रचनाएं हैं वो इनके साहित्य में हम इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। ये सारी रचनाओं में वो रश्मियाँ उनकी मिलती हैं। जैसे कभी ये इतनी सारी चीजों को समेट कर चले, तभी दिनकर का साहित्य जन कवि के रूप में भी लोगों के बीच में प्रसिद्ध हुए और राष्ट्र कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। इनके साहित्य में 2 प्रकार की चेतना मुझे दिखलाई पड़ती है। एक है वह जन समाज की चेतना और एक है राष्ट्रीय चेतना। और हम आगे चलेंगे तो एक श्रृंगार परक जो प्रेम की जो दृष्टि होती है वह भी इनके साहित्य में है, लेकिन हम उस पर बहुत विस्तार की जरूरत है, उसमें इतनी आसानी से वह नहीं होगा। तो पहले हम देखें कि ये इन्होंने जितनी सारी रचनाएं की तो आखिर क्या कारण था कि एक सामान्य सी बालिका बधू के रूप में रचने वाला एक प्रेमी हृदय दिनकर कैसे इतनी राष्ट्रीय चेतना के ऊपर पहुंच गया कि वह यह बोलने लगा कि सुनो तुम्हारा गर्जन में कैसे स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ। तो हुंकारने जो लगता है दिनकर वो कैसे, और वही दिनकर जब अपनी शुरुआती रचनाओं में रचते हैं तो वो क्या लिखते हैं वहां पर? वो लिखते हैं वहां पर कि बालिका फूले तेरे अरमान हर श्रृंगार की टहनी से और ऐसा मेरा वरदान। तो एक बालिका बधू की जो कल्पनाएं होती हैं उन कल्पनाओं को वो अपना आशीर्वाद देते हैं। और भी प्रेम का स्वरूप उन्होंने लिखा शुरुआती दौर में कि प्रेम का चस्का जब पड़ जाता है मोहक प्रेम सुधा रस पीने का तो सारा स्वाद बदल जाता है जीवन जीने का। तो इस तरह की पंक्तियां लिखने वाला। और आप आगे देखें तो उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक उर्वशी पर जो हम लोग पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, चर्चा भी होती है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया उसे। तो वो एक ऐसी गहरी चीज है, उसमें बहुत ज्यादा जरूरत है उसको समझने की। किंतु उसमें एक पंक्ति आई है जो इनकी मनोवृत्ति को, इनकी चेतना को और इनके प्रखर व्यक्तित्व के भीतर से एक कोमल व्यक्तित्व को निकालने का जो काम हो रहा किया है उन्होंने, वो इन पंक्तियों से शायद स्पष्ट हो कि एक मूर्ति में उन्होंने लिखा है कि एक मूर्ति में सिमट गई कैसे इतनी सिद्धियां सारी। एक मूर्ति में सिमट गई कैसे इतनी सिद्धियां सारी, पर कब ज्ञात मुझे था इतनी सुंदर होती है नारी। अब देखिए कि कब ज्ञात मुझे था इतनी सुंदर होती है नारी, और एक मूर्ति में जिस सौंदर्य के सिमट जाने की बात दिनकर करते हैं तो दिनकर ने तो ऐसा कर दिया। तो ऐसा सौंदर्य चेतना वाला व्यक्ति कैसे हुंकार कर सकता है? कैसे वो रसवंती से अचानक हुंकार लिखने लगता है, चक्रवाल लिखने लगता है, और अंत में वह क्या लिखता है? लिखते लिखते और हुंकार में एक हिमालय कविता है उनकी, उसमें वो कहते हैं कि रे रोग युधिष्ठिर को न यहाँ। मतलब उनको युधिष्ठिर जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, जानिए तो उनको धीर भी, मतलब धीर भी है उनको जाने दे, पर फिलहाल मुझे गांडीव गदा लौटा दे मुझको अर्जुन भीम। मतलब मुझे चाहिए अपने समाज के उत्थान के लिए अर्जुन और भीम जैसा वीर चाहिए जो उनके समाज को आगे ले जाए, जागृति को आगे बढ़ाए। तो ऐसी चेतना वाला व्यक्ति प्रेमी हृदय पुरुष कैसे हुंकारने लगता है, और तब अंत में जाकर वो कैसे हारे को हरिनाम लिखने लगता है। उन्होंने एक जगह और भी जनकवि के रूप में लिखा है कि हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लुटने हम आते हैं, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लुटने हम आते हैं, दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। तो एक वात्सल्य प्रेम भी इनकी कविताओं में झलकता है कि दूध से बिलखते बच्चों को वो कैसे अपने पास बुलाएं और उनके लिए दूध की व्यवस्था करें। इन सारी पंक्तियों को देखते हुए हमें लगता है कि दिनकर की चेतना सबसे पहले वात्सल्य रस और कोमल भावना से अनुप्राणित हुआ करती थी, जो श्रृंगार और प्रेम में फलीभूत हुई है आगे जाकर, और सामाजिक विडंबनाओं को झेलते हुए, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या फिर देशकालिक हो, जैसी भी परिस्थितियां रही हों, उन परिस्थितियों के तहत उन्हें इस तरह के अंगारों पर चलना पड़ा। और अंत में वो हारे को हरिनाम में लिखते हैं कि जिंदगी से इतने जगहों पर मिलती है, जिंदगी से इतनी जगहों पर मिलती है कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। जिंदगी से इतनी जगहों पर मिलती है कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। और फिर वह स्वयं से कहती है कि संसार में बड़ा झमेला है, इस संसार में बड़ा झमेला है, और फिर कहती है कि और कुछ नहीं है, बेवकूफियों का झमेला। तो इस तरह से कहने वाले वो हारे को हरिनाम लिखते हैं। तो क्या कारण हो सकता है कि वो इतना
चेतना प्रवण व्यक्ति और कभी बच्चों के लिए दूध लाने वाला व्यक्ति, कभी नारी के सौंदर्य का बखान करने वाला कवि, और जिंदगी से इतना हार जाता है कि वह अपने को हारे को हरिनाम शीर्षक कविता के माध्यम से गाने की कोशिश करता है और हमारे सामने गाने की कोशिश करता है। कलम आज उनकी जय बोल उनकी कविता है। गीत अगीत कौन सुंदर है, इसको देखते हुए जो उन्होंने सारी रचनाएं की है और इसके बाद वो इस तरह के धरातल पर आए हैं। और तो दिनकर की जयंती है तो उनके संबंध में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन समय अभाव भी है, सारे लोगों को जाना भी होगा, तो मैं अपनी बात को समीक्षित करते हुए थोड़ा आती हूँ कि अब हम लोग उनके जन्मदिन के अवसर पर एक शोध मनीषा नामक विभागीय पत्रिका का संपादन किया है, जिसका अभी लोकार्पण होगा। तो वह हमारे सभी सहयोगी संपादक हो, हमारे विभागीय वरिष्ठ प्राध्यापक हो, सब लोगों ने उसमें अपना योगदान देकर उसे अमूल्य निधि बनाया है। और इस सब के लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। सबका स्वागत करते हुए मैं सबका स्वागत करते हुए एक बार फिर से अपने माननीय कुलपति जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर और संक्षिप्त में मुझे जितना समझ में आया मैंने यह कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है हम लोगों ने, और क्षमा प्रार्थना के साथ मैं आगे कार्यक्रम के लिए तैयार हूँ। विभागीय सदस्य डॉक्टर उज्ज्वल आलोक, डॉक्टर सुशांत कुमार, डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर साक्षी सालनी, डॉक्टर संध्या पांडे, आप सभी से अनुरोध है कि मंच पर विभागीय पत्रिका शोध मनीषा माननीय कुलपति जी को समर्पित करें। माननीय कुलपति के कर कमलों से इसका अभी लोकार्पण होगा। विभागीय पत्रिका शोध मनीषा का लोकार्पण करते हुए माननीय कुलपति जी आपके बीच ये हिंदी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर सुधा कुमारी के संपादन में और सह संपादक के रूप में विभागीय सभी सदस्यों का बहुमूल्य योगदान है। इसमें इस पत्रिका के अंदर सभी विभागीय सदस्यों का शोध आलेख और आलेख है। उसके अलावे विभाग के शोधार्थियों का भी आलेख है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे से ये था कि सब लोग आप लोग बैठ जाइए जरा, पीछे से चले ये आगे वाले का दो, ये सामने से जो है अमन थोड़ा बैठिए आप, दीपक जी बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी में थोड़ा है हम, क्योंकि जल्दी में हमारे अभिभावक हैं। बहुत संक्षेप में अध्यक्षा ने विषय प्रवेश कराया है और विषय ऐसा है राष्ट्रकवि दिनकर की जो बातें हैं वो लगातार हम लोग क्लासरूम में और ऐसे भी करते रहते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे श्रेष्ठ हैं, जैसे त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम की कल्पना हुई, द्वापर में लीला पुरुषोत्तम कहा गया, और महाभारत में जब आए तो श्रेष्ठ की बात हुई, जो हमारे श्रेष्ठ हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए जरा, हमारे विद्यार्थी सवेरे से ही लगातार ये बैठे हुए हैं। बहुत सी छात्राएं चली गई और हमारा हॉल खचाखच भरा हुआ था, लेकिन जो दूर से आए हुए छात्र छात्राएं थे उनको परेशानी हुई। हम लोगों ने इजाजत दी कि आप लोग जा सकते हैं। उन लोगों की उपस्थिति को भी मानते हुए और ये मानते हुए कि हम लोग संपूर्ण रूप में यहाँ हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम की कल्पना हुई, द्वापर में लीला पुरुषोत्तम की कल्पना हुई, और महाभारत में कहा गया श्रेष्ठ श्रेष्ठ, और गुजरात में कहते हैं कुलगुरु और अपने यहाँ कहते हैं कुलपति। माननीय कुलपति BRA बिहार विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी के लिए 2
दो शेर मैं पढ़ूंगा। पहला यह है कि मेरे हाथों की लकीरें हैं गवाह, मेरे हाथों की लकीरें हैं गवाह, हमने पत्थर की तरह खुद को तराशा है। मैं चाहता था कि मन से ये बात पंच से आ जाए। मेरे हाथों की लकीरें हैं गवाह, हमने पत्थर की तरह खुद को तराशा है। और दूसरा शेर है कि मेरे हौसले ये डेवलपमेंट को लेकर है, बिहार विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट को लेकर के है। और इसी में एक चीज अभी ध्यान में आ गया और वो अब कह देना जरूरी है। ये एकदम सही मौका है। पहले शेर कहें सर कि पहले रिक्वेस्ट करें? रिक्वेस्ट सर यह है कि हमारे यहाँ यह सभागार एक ही सभागार है जिसमें हम 100 से अधिक लोगों को नहीं बैठा सकते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे ये हैं छत हैं जिनके ऊपर हम एक सभागार बना सकते हैं। और आज मैं अपने अध्यक्ष की ओर से, संकाय अध्यक्ष और पूरे हिंदी परिवार की ओर से आपसे और कुल सचिव महोदय से विनम्र आग्रह करता हूँ कि अगर एक सभागार हमारे इस विभाग को मिल जाए तो राष्ट्रकवि दिनकर की यह जयंती सफल हो जाएगी। इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कल्याण झा जी, प्रोफेसर महेंद्र मिश्र मंचासी, प्रोफेसर विक्रम सिंह जी, अध्यक्षा प्रोफेसर सुधा जी, सचिव संजय जी और हमारे भी बड़े भाई यहाँ के डीन जसवी वक्ता, मूर्धन विद्वान हिंदी साहित्य के, सामाजिक सरोकारों से भरपूर प्रोफेसर सतीश राय जी, साथ साथ हमारे समक्ष बैठे हुए इस विभाग को विकसित करने वाले लोग जिनके दम पे ये विभाग चलता है। सामने 80 विभूतियाँ बैठी हैं जिनसे आपके प्रोफेसर लोग भी गाइड होते हैं। नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, बाकी आप तो समझदार हैं। और हमारी छात्राएं, हमारे छात्र जिन्होंने करतल धुन से बहुत अच्छे ढंग से हमारा स्वागत किया, या उनको बताया गया था कि तालियां तब तक बजती रहें जब तक मैं मना न करूँ। साथ साथ स्वागत गान बहुत अच्छे ढंग से हारमोनियम के साथ और अच्छे गाने के साथ में करने वाले हमारे प्रतिभागीगण और इस प्रोग्राम को सफल बनाने वाले शिक्षकेतर कर्मचारी और अन्य लोग, सबको साधुवाद, धन्यवाद। दिक्कत मेरे साथ ये है कि दिनकर जी के बारे में ये संगोष्ठी है, आज मेरा जन्मदिन है। हिंदी के मूर्धन्य मार्तंड मर्मज्ञ लोग यहाँ बैठे हुए हैं और दिनकर की नगरी है। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, किससे बोलूं और कहाँ से बोलूं, असमंजस में। लेकिन मैडम ने कई बार दिनकर को उद्धृत करते हुए कई प्रकार के प्रश्न, हमेशा बात जो करती थी उसके बाद एक प्रश्न कर देती थी कि ऐसा कैसे हो गया। दिनकर ने हुंकार भी भरा, दिनकर ने नारी के बारे में बताया, दिनकर ने बालिका विद्युत बारे में बताया, दिनकर ने प्रेम की भी परिभाषा, दिनकर ने महाभारत के बारे में बताया, दिनकर ने उर्वशी के बारे में बताया। जी बिल्कुल दिनकर ने बताया और दिनकर ही बता सकते थे। मैडम ये मैं थोड़ी सी धीरता करूंगा, हिंदी का जानकार नहीं हूँ, जितना मैं जान पाया दिनकर को और जितना आप लोगों ने सुना हूँ उसी के आधार पर बोलूँगा। दिनकर ही ऐसा बोल सकते थे
क्योंकि जो व्यक्ति की व्यक्तित्व की अभिव्यंजना ही जब लेखनी में उतरती है वही साहित्य होता है। और दिनकर के पास डायमेंशन था, ये दृष्टि थी। ये वही दिनकर थे जिन्होंने बहुत ही सीरियस ग्रंथ लिखे, जिसकी भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। और ये वही दिनकर थे जिन्होंने ये भी लिखा, हटकर बैठा चांद एक दिन मांगा सा, सुलवा दो माँ मुझे तुमका मिटाई मुझे, शायद ऐसा ही कुछ था। इसमें माँ का जवाब भी था, घटता बढ़ता हो किसी दिन ऐसा भी होता, नहीं किसी की आंखों को दिखलाई करता। ये माँ और बालक के बीच जो संवाद था, ये भी दिनकर ही दे सकते। ऐसे पात्र इनके बारे में लोग एक जिसे विलेन के रूप में कर्ण को लोग मानते थे। कर्ण को हीरो बनाने वाला भी दिनकर ही था। ये काबिलियत दिनकर के अंदर थी। ऐसा इसलिए भी हो सका कि या थोड़ा सी परिस्थितियों में जाइए, 1908 में दिनकर पैदा हुआ। 17 में गांधी जी का आविर्भाव हुआ मुजफ्फरपुर। दो विचारधाराएं देश में चल रही थी, एक गांधी की विचारधारा थी, दूसरी तरफ से सोशलिस्टिक पैटर्न के रिवोल्यूशनिस्ट थे, क्रांतिकारी थे। दोनों में द्वंद्व था। वो द्वंद्व दिनकर की भी लेखनी से थी। एक बार बहादुर शाह जफर से पूछा गया कि इस देश में कैसे क्रांतिकारी चाहिए। उन्होंने कहा था कि माँ के रूप में न पूजने वाले, लैला के रूप में मातृ को पूजे, देश को लैला समझे, तब क्रांति हो पाए। बहुत बड़ी बात थी, ध्यान रखिए, मनन कीजिए। बहादुर शाह जफर का यह जवाब था। वही बहादुर शाह जफर थे जो 80 साल की उम्र में ही बाहर पूरा एक्सपीरियंस काम करता था। तो उस वक्त जो देश की परिस्थिति थी, उसी परिस्थिति में जब दिनकर ये बोलते हैं कि साहब क्षमा उससे ही शोभती है जिसके पास विश्व है, उसके बड़े मायने हैं। क्योंकि गांधी को डिस्कार्ड किया जाने लगा था एक वर्ग के द्वारा। ये तो दबे कुचले लोगों का या कमजोर लोगों का मामला था। गांधी कभी कमजोर नहीं था, ध्यान रखिए। गांधी के जितना इगोइस्ट मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई और शख्सियत पूरी दुनिया में पैदा हुई, जिनको रेल के डिब्बे से उतारा गया। बहुत लोग उतार दिए गए और उसने पूरे देश से उस अंग्रेजी हुकूमत को बाहर करने की कोशिश की। ये उनका ईगो था। मैं नहीं मानता कि सभी लोग मेरी बातों से ही सहमत हो कि गांधी दर्शन में भी कंट्राडिक्ट। मैं नहीं कहता कि गांधी की सभी बातें सही हुई और सभी बातों से मैं सहमत हूं, कभी नहीं। लेकिन गांधी थे। एक व्यक्ति को कन्विंस करने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। अगर लाखों लोग उसके पीछे चल रहे हैं तो कुछ न कुछ उस व्यक्ति के अंदर हो। गांधी की विचारधारा थी, उन्होंने ये बताया कि माफ वही कर सकता है जिसके पास ताकत होती है। दूसरी तरफ कर्ण के बारे में भी उन्होंने बताया कि दोस्ती कहते किसी पुरुषों का भी उन्होंने इस विज्ञान में दिया था, जिसमें बताया उन्होंने कि वो स्त्री उसकी वीरता पर लड़ती है और उसका पर लड़ती है, राज पर। ये डायमेंशंस समाज से ये वही दिन करते जो कि टीचर भी थे हिंदी के
पढ़ाते थे इतिहास और पॉलिटिकल साइंस। ये वही दिनकर थे जो रजिस्ट्रार का भी काम करते थे, वही दिनकर थे जो राज्यसभा के भी मेंबर थे। इनके व्यक्तित्व में, जिनकी जिंदगी में इतनी चीजें हैं, तो ये डायमेंशन तो उसी व्यक्ति के अंदर होगा, किसी और के अंदर आप ये नहीं देख पाते। और चलते चलते एक बात और, दिनकर के बारे में, राष्ट्रकवि दिनकर, जनकवि दिनकर, मंच के सबसे अच्छे कवियों में से दिनकर, क्योंकि उस वक्त, उसके बाद में कुछ ही कवि थे जो मंचीय कवि माने जाते थे अच्छे। हालाबाद वाले रमन साहब बच्चन जी, यहाँ तक मैं गलत कर रहा हूँ, और दिनकर जी केवल बिहार में ही आकर दिनकर की एक और परिभाषा थी कि बेगूसराय के भूमिहार जी, वही मैं कहता था। ये डिफरेंस मुझे बिहार में आकर मुझे, अदरवाइज दिनकर किसी भी जात, किसी भी धर्म, उन सबसे काफी दिनकर थे। नाम को चरितार्थ करते हुए कि जब सूरज निकलता है तो सभी चीजें समाप्त हो, सबकी आवाज समाप्त हो। दिनकर हजारों में, लाखों में, करोड़ों में अकेले ही थे। दिनकर सदियों में ही कर रहा था, वो सदियां हमें सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति जी। आज हम लोग जल्दी में हैं सर, जल्दी में एक आग्रह विभाग की ओर से किया गया था। हाँ जी, जो मैं भूला नहीं सर, आप लोग आप उसे भेजिए सर, मैं कह रहा था, मैं पूरा करूँगा। जी जी, बिहार विश्वविद्यालय में अगर दिनकर के बारे में कुछ न किया गया तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। फिलहाल मैं जितने दिन तक हूँ, जब तक हूँ, आप ध्यान रखिएगा। आप अपने यहाँ के पूजा भेजिए, मेरे यहाँ फाइल नहीं रुकती। भिजवाइए, हम दोषी नहीं होंगे। इसलिए आप भी बोल दीजिए। जब भी अतीत में जाता हूँ, मुर्दों को नहीं जलाता हूँ, पीछे हटकर के हतावान किससे कंपित हूँ वर्तमान। अतीत के माध्यम से वर्तमान को चैतन्य करने वाले राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी। वैसे विषय तो इनका प्रबंधन रहा है, लेकिन साहित्य में इनकी जो गहरी पैठ है, जटिल संवेदना के कवि मुक्ति बोध पर भी वे उसी अधिकार से बोल सकते हैं। इस अधिकार से दिनकर बड़े होंगे, आपको संबोधित करेंगे। ये रचनाशील व्यक्तित्व हैं। आज बहुत व्यस्त कार्य है। कुछ जगह तो मैं स्वयं इनके साथ था, लेकिन इस विभाग में जहां कभी दिनकर हिंदी के अध्यक्ष हुआ करते थे, 1950 में लंगट सिंह महाविद्यालय में 2 विषयों में स्नातकोत्तर का अध्यापन प्रारंभ हुआ, हिंदी और अंग्रेजी। रामधारी सिंह दिनकर उस समय बिहार सरकार की सेवा में से थे, सूचना विभाग में थे, और उन्हें प्रोफेसर अध्यक्ष बनाकर यहाँ भेजा गया। दिनकर ने जब लिखा था कि सुनो मैं सिंधु क्या गर्दन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं, तो एक पैरोडी बनी कि सुनो मैं सिंधु क्या गर्दन तुम्हारा, सिमरिया घाट का हुंकार हूं मैं।
अध्यापक रहे, रश्मि रथी को यही उन्होंने पूर्णता दी। कभी कर्ण के बारे में कहा गया, कर्ण जैसे महाबली उपेक्षितों के बारे में कहा गया कि उपेक्षा उपेक्षितों की हर युद्ध ने की। कब हुआ न्यायदानी कर्ण के लिए, शोषितों की व्यथा की कथा जब लिखो, याद रखना हमें धर्म के लिए। तो दिनकर ने कर्ण के चरित्र को रश्मि रथी के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने जातीयता पर चोट, जब वे नौकरी मांगने गए आजादी के बाद, ब्रिटिश सरकार की अधीन वे सब रजिस्ट्रार रहे। 18 बार उनका ट्रांसफर किया। इतना नहीं हुआ तो उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान युद्ध प्रचार विभाग में भेज दिया। दिनकर के सामने परिवार के पालन की समस्या भी थी और राष्ट्र के उद्बोधन के लिए भी बेचैन रहते थे। तो हमारे कुलपति महोदय ने दिनकर में जो द्वंद्व है उसकी ओर भी संकेत किया है और संस्कृति के 4 अध्याय जैसे ग्रंथ जिन्होंने भारत की सामाजिक संस्कृति को, यहां विभिन्न संस्कृतियों के संगम को रेखांकित किया है, उस ओर भी संकेत किया है। ऋषि जब बोलते हैं तो मंत्र की व्याख्या होती है। तो आज इनके सार्थक उद्बोधन के लिए मंत्र रूप में दिनकर को आपके बीच प्रस्तुत करने के लिए मैं हिंदी विभाग की ओर से, दिनकर के विभाग की ओर से और विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय की ओर से इनका धन्यवाद करता हूं। कहा जाता है कि मिथक बार बार हमें चैतन्य करते। महाभारत में एक पात्र हुए संजय, दूरदृष्टि थी, उस समय दूरदर्शन नहीं था, लेकिन कुरुक्षेत्र में युद्ध का जो विवरण था धृतराष्ट्र को वे सुनाते थे। संजय जी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे, शिक्षक रहे और मैं मानता हूं कि इनमें और हमारे विषय में अंतर नहीं। इनके यहां अर्थ पहले है, शास्त्र बाद में है, हमारे यहां शास्त्र पहले है, अर्थ बाद में है। संजय जी की मोहक मुस्कान है, परीक्षा में अंतर रह चुके हैं और आज के युग में सफलता कैसे मिलती है, हमारे विद्यार्थी आज की चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं, इसका गुरु मंत्र देने की पूरी दक्षता इनके पास है। आज के कार्यक्रम में ये आए, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। कभी बच्चन ने कहा था कि थकिए पांव लेकिन बहुत दूर जाना। सुबह से आप प्रतीक्षा में हमारे विभाग के, जिसे हम लोग हिंदी परिवार कहते हैं, सारे सदस्य प्रतीक्षा में थे। कल्याण जी अभी व्यस्त हैं, IQAC के डायरेक्टर हैं, मूल्यांकन निदेशक हैं, लेकिन इस विभाग इनका मूल है, तो विभाग का यह कार्यक्रम सफल हो इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। नारायण सिंह जी मेरे सहपाठी भी हुआ करते हैं और यदि संबंधों की बात की जाए तो वे मेरे अभिभावक हो, लेकिन उल्टा होता है कि वे मौन रहते हैं, मैं ही डांट देता हूं। असल में विपर्य का युग है। त्रिविक्रम जी रचनाशील व्यक्ति हैं, उन्हें एक ऐसा महाविद्यालय मिला जिसका नाम था राम सकल सिंह विज्ञान महाविद्यालय, लेकिन वहां विज्ञान के कोई शिक्षक नहीं। जर्जर स्थिति में वह महाविद्यालय था, लगता था कि कोई प्राथमिक विद्यालय है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के दौर में
मैं वहां गया था निरीक्षण करने, तो मुझे लगा कि मैं किसी प्राथमिक विद्यालय, त्रिविक्रम जी की रचनात्मकता वहां फलीभूत हो रही है। महाविद्यालय में बहुत काम है, बहुत कम वहां स्टाफ, ये लिपिक का भी काम करते हैं, प्रशासक का भी काम करते हैं, अध्यापक का भी काम करते हैं। वे हमारे बीच हैं, वे आए, हिंदी परिवार के वरीय सदस्य हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। भाई देवेंद्रनाथ मिश्र जीवन भर चुनौतियों का सामना करते रहे। पत्नी अस्वस्थ हुई, असाध्य बीमारी थी, लेकिन कभी वर्ग में अनुपस्थित नहीं। पत्नी का उपचार कराने दिल्ली गए, बाजार गए, किताबें जच गई, किताबें खरीद ली, दवा के लिए पैसे कम, तो खबर भेजी कि कुछ पैसों की व्यवस्था की जाए। ऐसे विद्यानुरागी इस विभाग में हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे विभाग में युवा शक्तियां हैं और वे ज्ञान के क्षेत्र में, रचना के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित कर रही हैं। डॉक्टर आशीष रंजन हिंदी के जाने माने कवि आलोचक हैं, जिनके बारे में स्वयं डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है। डॉक्टर सुशांत कुमार प्रशासनिक सेवा में, लेकिन विद्यानुराग उन्हें यहां खींच लाया। कहा जाता है कि साहित्य के लोग भावुक होते हैं, तकनीक का ज्ञान उन्हें नहीं होता है। उज्ज्वल आलोक तकनीक में दक्ष हैं और संध्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय से दीक्षित होकर हमारे बीच आई है। प्राचीन काव्य का अध्यापन करती हैं, तो मैं दंग रहता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। शालिनी जो इसी विश्वविद्यालय की छात्रा रही हैं, वे आई हैं और कम समय में एक लोकप्रिय अध्यापिका के रूप में इनकी पहचान बनी है। और जिस विभाग को संजीवनी मिल जाए, हमारी अध्यक्ष प्रोफेसर सुधा, वे लगातार इस चिंता में रहती हैं कि यह विभाग भारत के विश्वविद्यालयों में अग्रणी कैसे बना रहेगा। लगातार योजनाएं बनाती हैं, कार्यान्वित करती हैं। विभाग की यह शोध पत्रिका लोकार्पित हुई, 3रा अंक है और यह विभाग अपने बूते पर करता है। विश्वविद्यालय से या किसी जनप्रतिनिधि से कोई अनुदान नहीं है। विभाग में जो भी हरियाली है, वह दिनकर की प्रतिमा हो, श्यामनंदन किशोर की प्रतिमा हो, या यह ध्वनि विस्तारक यंत्र हो, या वातानुकूलित यंत्र हो, सब विश्वविद्यालय न जाने क्यों ऐसा लगता है कि हम लोग हिंदुस्तान में नहीं बांग्लादेश में। यहां तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां, मुझे मालूम है। लोग कहते हैं कि ये प्रभारी हैं और मैं कहता हूं कि यही के हैं। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जब मैं नगर विश्वविद्यालय में शिक्षक था, अलग छोटा विश्वविद्यालय, आपका विराट व्यक्तित्व तो उस विश्वविद्यालय लायक नहीं है। आप यहां आए, ये परिकल्पक हैं, प्रबंधन के हैं। प्रबंधन के पंडित पलांडे आए थे तो लगा था कि विश्वविद्यालय विकास कर रहा है। जो अधूरे काम हैं, आप आएंगे, ये कार्य पूरे होंगे। हम सबकी मंगल कामना है कि आप यही अस्थायी हो, वहां प्रभारी हो। संगीत में ओंकार और सुजीत यहां आए, वे हमारे विद्यार्थी।
किसी ने कहा है कि खुशबू नहीं रही ये शिकायत तो आम है, क्यों फिर सके न फूल कोई सोचता नहीं। लेकिन यह विभाग सोचता, हम प्रतिभा को खिलाने के लिए तत्पर रहते हैं। वे हमारे बीच हैं, यहाँ शोध पाठ्य कार्य में वे थे, संगीत के विद्यार्थी हैं और हमारे सारे विद्यार्थी, परीक्षाएं चल रही हैं। हमारे तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं और प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने परीक्षा प्रपत्र भर दिया है। इसके बावजूद हमारे विद्यार्थी यहाँ हैं। आप यशस्वी हो, मैं बार बार यह इच्छा व्यक्त करता हूं, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूं। आप सबका धन्यवाद यह कहते हुए कि आप लेकर दिया इस वज्र को इतना रोशन, आप सलामत रहे, माँ फिर में चिराग।